Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Leaders Forces Academy. Hope you all are doing well. पाक आर्मी में एफएनएस आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज और एएमसी जॉब्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म लीडर फोर्सेस एकेडमी पर एएफएनएस और एएमसी के पास पेपर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चन एफएनएस और एएमसी में बार बार रिपीट हो चुके हैं और जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड हैं उसको हम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आपने जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली जो न्यू वीडियो है डेली आप तक हमारे लेक्चर्स जो हैं वो पहुंच सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाता है, पेप्टिडोग्लिकेन सेल वॉल किसके लिए स्पेसिफिक है। ओके, अब हम इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेप्टिडोग्लिकेन एक्चुअली हमारे पास होती क्या है। पेप्टिडोग्लिकेन का जो दूसरा नाम है उसको हम म्यूरेन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? म्यूरेन बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक यूनिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल की कंपोजिशन हमने बैक्टीरिया की देख ली। ये किस किस से मिलके बनी होती है पेप्टिडोग्लिकेन? इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो NAG का कंपोनेंट होता है, प्लस इसमें NAM का कंपोनेंट होता है और इसमें पेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो अमेबा है, लाइक वो एक प्रोटोजो है, उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती, उसमें जस्ट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसी तरह जो प्रोटोजो है उसमें भी कोई सेल वॉल नहीं होती, वो उसमें कुछ में जो वो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। और लास्ट में हमारे पास बचा वायरस। वायरस में क्या होता है? कोई भी सेल वॉल नहीं होती बट प्रोटीन कोट होता है। सो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है बैक्टीरिया। हमें पता है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लिकेन से बनी होती है। बट अब हम इसके नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अगर देखें कि दूसरी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है, तो मैंने बताया कि अमेबा जो है वो एक यूकैरियोट है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसमें कोई भी पेप्टिडोग्लिकेन प्रेजेंट नहीं होती। सो जो मेन रीज़न इसका जो है वो यही है कि हम इसको करेक्ट क्यों नहीं करें, क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लिकेन ही प्रेजेंट नहीं है। दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रोटोजो, उसमें भी पेप्टिडोग्लिकेन नहीं होती। थर्ड वन इज़ वायरस। वायरस जो है वो ए सेलुलर है, जिसमें कि सेल वॉल ही नहीं होती। सो अगर हम ये ट्रिक देखें इसको रिमेंबर करने की कि हम किस तरह ये याद रख सकते हैं। सो जो पेप्टिडोग्लिकेन है वो कहाँ होती है? वो बैक्टीरिया में होती है और वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है वो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो जो पेनिसिलिन है वो टारगेट करती है पेप्टिडोग्लिकेन सिंथेसिस से, ताकि वो किल कर सके बैक्टीरिया को। सो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यही आता है कि इस वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लिकेन से बनी होती है, क्योंकि इसकी जो सिंथेसिस है वो भी इससे हो रही होती है और इसकी जो किलिंग है वो भी इससे ही हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बीटा, विच इज़ बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास MCQ नंबर 2 है, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के किस पार्ट पर अटैच होते हैं। सो हम देख लेते हैं, जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर वो क्रोमोसोम का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, लाइक जहाँ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं किसके दरमियान? सेल डिवीजन के दरमियान। सो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो है सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर हमारे पास क्या है? स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट साइट है। लाइक इसका फंक्शन क्या है? ये स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर हम टीलोमियर देखें तो वो तो क्रोमोसोम का एंड होता है, लाइक इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन में होता है। इस तरह हिस्टोन प्रोटीन देखें तो उसका जो मेन फंक्शन है वो DNA की पैकेजिंग में होता है। और जो न्यूक्लियोलस है वो आपको पता है कि वो RNA सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सेंट्रोमियर। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें कि वो हमारे पास क्यों करेक्ट नहीं है, तो मैंने बताया टीलोमियर। टीलोमियर के क्रोमोसोम की एंड की प्रोटेक्शन है, इसमें कोई भी स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट पार्ट होता ही नहीं है। और हिस्टोन प्रोटीन तो वो DNA पैकेजिंग के लिए होती है और जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम की सिंथेसिस के लिए होता है। सो सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर, आप ट्रिक रख सकते हैं कि जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर से आता है, लाइक स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं किसमें? इसके सेंटर में। सो जो काइनेटोकोर है जो कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है वो सेंट्रोमियर पर स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करती है। ठीक है, ये भी आपने इसके साथ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कौन सी प्रोटीन होती है जो उसको अटैच करती है, तो वो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ओके, अच्छा, इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स किससे जुड़ी होती हैं, तो वो भी हमारे पास सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती हैं।
होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर हमारे पास 3 है, स्टीरॉयड प्रोडक्शन। वो पूछता है कि स्टीरॉयड प्रोडक्शन में कौन सा ऑर्गेनेल कंट्रीब्यूट करता है। सो लेट वी सी। सबसे पहले अगर हम देखें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, वो स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस की एक इम्पोर्टेंट साइट होती है। लाइक इसका फंक्शन क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस करना और स्टीरॉयड की प्रोडक्शन करना। सेकंड वन देखें, रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो तो प्रोटीन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल करती है। और यहाँ पे आ जाता है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, पैकेजिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। और जो लाइजोसोम है वो डाइजेशन में करते हैं, और जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में करते हैं। सो गोल्गी अपरेटस यहाँ पे करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन करता है, ये पैकेजिंग करता है, लेकिन ये सिंथेसिस का रोल अदा नहीं कर रहा होता। लाइजोसोम है वो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइबोसोम वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जो हमारे पास, वो जो है स्टीरॉयड की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। अगर इसकी एग्जांपल देखें स्टीरॉयड की, तो उसमें हमारे पास आ जाता है टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया। ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाती हैं जो कि आपने इसके साथ याद रखनी है। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास अल्फ़ा, विच इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स डेली जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ साथ स्क्रीन पर आपके साथ व्हाट्सअप नंबर जो है शेयर हो रहा है, ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी आपके सेंटर के हिसाब से। इसी के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के एफएनएस के एम्स के तमाम टेस्ट मौजूद हैं, और आप हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, और इस तरह आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो आगे हम मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछता है कि लाइजोसोम कंटेन लाइक विच एंजाइम कंटेन करता है लाइजोसोम। सो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन आती है कि लाइजोसोम क्या होता है। लाइजोसोम जो है वो हमारे पास एक सुसाइड बैग होता है, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। किस लिए होते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए होते हैं। सो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास है माइटोटिक एंजाइम, जो कि माइटोसिस कर रहा होता है, इसका फंक्शन तो माइटोसिस में होता है। लाइक वो कोई एंजाइम तो नहीं है ना, सॉरी एंजाइम है, बट उसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि वो हाइड्रोलाइटिक कर सके। सो म्योटिक एंजाइम देखें वो म्योसिस में रोल प्ले करता है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम देखें तो वो ऑक्सीडेशन में करता है, लाइक पेरियोक्सोम्स। और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो डाइजेशन में रोल कर रहा होता है, इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो ब्रेक डाउन करता है, उसका जो मेन फंक्शन है वो ब्रेक डाउन करना होता है। सो दूसरे ऑप्शन हमारे पास रोंग क्यों हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्यों हमारे पास जो वो ट्रू है, बिकॉज म्योटिक और माइटोटिक में सेल डिवीजन होती है, वो लाइजोसोम में नहीं होती, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव में तो पेरियोक्सोम्स होते हैं, वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। सो जो लाइजोसोम है उसमें हाइड्रोलिसिस प्लस डाइजेशन दोनों काम हो रहे होते हैं। लाइक इसकी बहुत सारी एग्जांपल भी आ जाते हैं, लाइक प्रोटीज है जो कि प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज है जो कि फैट ब्रेक डाउन करता है, न्यूक्लियस है जो कि डीएनए और आरएनए की ब्रेक डाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि लाइजोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ ऑटोफेजी, बिकॉज ये ऑटोफेजी का फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक सेल्स जो वो अपना पार्ट खुद ही डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास अल्फा, विच इज़ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता, तो हम इसको देख लेते हैं क्या कंट्रोल नहीं करता। सबसे पहले अगर हम देखें ऑटोनॉमिक नर्वस एएनएस होता क्या है, ये जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल एक्शंस परफॉर्म करता है। लाइक इसमें हमारे पास आ जाता है कार्डियक मसल्स, लाइक कार्डियक की हार्ट बीट हो गई, स्मूथ मसल्स आ गए, ग्लैंड्स वगैरह आ गए। सो अगर हम सबसे पहले कार्डियक मसल देखें तो क्या ये कंट्रोल हो रहे होते हैं, बिल्कुल हो रहे होते हैं एएनएस से। सैलिवेशन भी हो रही होती है एएनएस से कंट्रोल, और स्मूथ मसल्स भी होते हैं। थॉट्स एंड इमोशन ऐसा फंक्शन है जो कि सेरिब्रम कंट्रोल करता है, वो जो एएनएस कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो वॉलेंट्री और सोमेटिक जो है वो होते हैं। लाइक कार्डियक, स्मूथ और जो सेलिवेशन है वो इनवॉलेंट्री, और इनवॉलेंट्री किससे परफॉर्म हो रहे होते हैं, एएनएस से। थॉट्स और जो इमोशन है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हायर फंक्शंस हैं।
तो डिवीजन इसके साथ आप ये भी याद रखना है कि ANS की डिवीजन कैसे होती है, वो सिम्पैथिक होती है लाइक फाइट और फ्लाइट, और पैरासिम्पैथिक होती है रेस्ट एंड डाइजेस्ट फॉर्म में। सो हमारे पास ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि कार्डियक हो गया, स्मूथ हो गया, ग्लैंड हो गया। सो जो नहीं हो रहा इससे जो वॉलेंट्री है वो है थॉट्स एंड इमोशंस, विच इज़ डेल्टा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 6 पे। वो पूछता है कि मोटर न्यूरॉन क्या करता है। ओके, मोटर न्यूरॉन हमारे पास होता क्या है, मोटर न्यूरॉन को हम एफरेंट भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक ये इम्पल्स होती है जो कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर की तरफ मूव करती है, और अफेक्टर उसमें मसल्स भी हो सकते हैं, वो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। ओके, सो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन है, डायरेक्शन उसकी मैंने क्या बताई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर की तरफ, ठीक है। जो मोटर न्यूरॉन है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ। इस तरह सेंसरी न्यूरॉन की होती है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और जो इंटर न्यूरॉन है वो विद इन होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और जो एसोसिएट न्यूरॉन होते हैं वो कनेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। सो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, उसने जो पूछा है कि करेक्ट यहाँ पे बनता है कैरी करता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स की तरफ। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, तो मैंने आपको बताया सेंसरी क्या करता है, इंटर क्या करता है, और मोटर क्या करता है। सो जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास चार्ली, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स और ग्लैंड की तरफ मूव कर रहा होता है। ओके, अच्छा, ये रिफ्लेक्स आर्क की जो सीक्वेंस होती है वो भी हम देख लेते हैं। वो रिसेप्टर से होती है, फिर सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, फिर इंटर न्यूरॉन होते हैं, देन मोटर न्यूरॉन होते हैं, और फिर जाके वहाँ पे इफेक्टर आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 7 पे। वो पूछता है कि हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट ब्रीथिंग पैटर्न रेगुलेट करता है। ओके, तो हमारे पास अगर ऑप्शन देखें, सबसे पहले मेडोला ऑब्लोंगेटा। मेडोला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, लाइक रिस्पिरेटरी सेंटर होता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है हार्ट रेट को कंट्रोल करना। थर्ड इसमें आ जाता है हमारे पास वॉमिटिंग वगैरह के फंक्शंस को परफॉर्म करना। सेकंड वन अगर देखें सेरिबेलम, सेरिबेलम तो बैलेंस मेंटेन करता है और कोऑर्डिनेशन करता है। इस तरह पोन्स देखें तो ब्रीथिंग और मॉड्यूलेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। और जो ब्रेन स्टेम है वो तो जनरल टर्म है। सो जो दूसरे ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे मेडोला ऑब्लोंगेटा हमारे पास करेक्ट आ रहा है, बिकॉज कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है, जैसे कि मैंने बताया सेरिबेलम जो वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन करता है, बट ब्रीथिंग में उसका कोई भी रोल नहीं होता। इस तरह पोन्स जो वो मॉड्यूलेट करता है ब्रीथिंग को, बट जो मेन सेंटर है वो हमारे पास मेडोला ऑब्लोंगेटा होता है। और जो ब्रेन स्टेम है वो जनरल टर्म है, मेडोला का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। मेडोला लाइक ये मेडोला का पार्ट नहीं होती, बट मेडोला इज़ अ पार्ट ऑफ इट। मेडोला ऑब्लोंगेटा जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट ज़रूर होता है, ठीक है। सो अगर हम इसकी ट्रिक देखें कि हम इसको किस तरह याद रख सकते हैं, तो जो मेडोला है वो एक मैंडेटरी है लाइफ की सपोर्ट के लिए। सो इसके दूसरे भी फंक्शंस अगर हम देखें तो उसमें स्वेलिंग आ जाता है, कफिंग आ जाता है, स्नीजिंग आ जाता है, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सो यहाँ पे MCQ नंबर 7 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। ओके, होप्स ओके आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। व्हाट्सअप चैनल में फ्री आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 8 पे। न्यूरॉन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो 70 MV से 90 MV के बीच कौन सी स्टेट होती है वो पूछना चाह रहा है। सो हम देख लेते हैं। हाइपर पोलराइजेशन अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की रेस्टिंग पोटेंशियल लाइक 70 MV से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो वो 90 MV तक पहुंच जाता है। सबसे पहले रेस्टिंग में देखें तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास होती है -70 MV, ठीक है। लाइक इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें तो नॉर्मल होती है, पोलराइज होती है। डीपोलराइजेशन में वो हमारे पास -70 से +30 के बीच MV में चली जाती है। लाइक इसमें Na+ का इन्फ्लुक्स होता है, लेस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है। रीपोलराइजेशन में ये 30 से -70 की तरफ मूव करती है, जिसमें K+ का एफ्लक्स होता है, लाइक वो रिटर्न कर रही होती है रेस्टिंग स्टेट में। और जो हाइपर पोलराइजेशन है उसमें हमारे पास बिलो होता है -70 से
बिलो होता है लाइक -90 MB तक। इसमें K प्लस जो वो इफ्ल्यूक्स होता है नॉर्मल कंडीशन के निस्बत ज़्यादा, ठीक है। सो हाइप उसने क्या पूछा था कि 70 MB से बिलो कौन सी होती है, तो हमने सबके यहाँ पे जो वैल्यू देखी है, तो हाइपर पोलराइजेशन ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू जो बिलो है -70 MB से लाइक -90 MB तक जा रही है। तो अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई हाइपर पोलराइजेशन हैपन ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन, K प्लस चैनल ओपन स्लोली एंड स्टे ओपन फॉर अ वाइल। ये इसकी सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लाइक एक्स्ट्रा K प्लस यहाँ से लीव कर रहे होते हैं सेल, और मोर नेगेटिव जो वो इनसाइड आ रहे होते हैं, जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो Na प्लस और K प्लस पंप रिस्टोर करते हैं और रेस्ट्रिक्ट पोटेंशियल जो वो हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास MCQ नंबर 9 है। वो पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में किसके थ्रू एंटर करता है। सो इसको हम देख लेते हैं। स्टोमेटा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर होती है और ऑक्सीजन जो वहाँ से एग्जिस्ट कर रही होती है, लाइक एग्जिस्ट के लिए लीफ पर प्रेजेंट पोर्स में आ रही होती है। स्टोमेटा जो गैसेस एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और O2 जो वो एग्जिस्ट होती है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक कर लें तो मीजोफिल में तो फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं, और थैलाकोइड में तो हमारे पास लाइट रिएक्शन साइट होती है, लाइक इनसाइड होता है क्लोरोप्लास्ट के। सो जो पीछे हमारे पास ऑप्शन में होता है वो स्टोमेटा में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और O2 जो वो एग्जिस्ट कर रही होती है। इसी के साथ आता है कि डे टाइम में जो स्टोमेटा ओपन होता है, लाइक उसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और नाइट में स्टोमेटा क्लोज होता है, उसको वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं होती। नेक्स्ट मूव करते हैं। वो पूछता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास होता है NH2CO, ठीक है। लाइक इसको अगर स्टेप बाय स्टेप इसका मैं बताऊँ आपको, तो इसका फॉर्मूला कुछ यूँ भी होता है NH2CO NH2, ठीक है। नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक मास देखें तो वो हमारे पास होता है 14 × 2 कितना हो गया 28, ओके। और जो इसका टोटल न्यूक्लियर मास होता है वो हमारे पास होता है 60, और जो इसकी परसेंटेज होती है वो अगर हम देखें तो 28/60 करें तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट 46.6% जो वो बन रही होती है। तो यूरिया की जो परसेंटेज है वो हमारे पास 46% होती है, विच इज़ अल्फा ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 11 है। वो पूछते हैं कि विच एलिमेंट इज़ नोन एज अ किंग ऑफ केमिकल्स। किस एलिमेंट्स को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता है कि H2SO4 को स्टार्ट से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेकेंड वन है वो हमारे पास आ जाता है सल्फ़र। H2SO4 अगर ऑप्शंस में होता तो हम उसको करेक्ट करते, बट यहाँ पे नहीं है, तो सल्फ़र जो है उसको सेकेंड नंबर पे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। और इसका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू इट्स वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ओके। लाइक इसको किंग ऑफ केमिकल क्यों कहते हैं, किसके इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं। लाइक ये फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, गन पाउडर में, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में, डाइज में, मेडिसन में, इंसेक्टिसाइड में, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। सो दैट्स वाई इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, बट इन सेकंड नंबर पे। तो इसी तरह आपसे और भी केमिकल्स के निकनेम पूछ सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड है जैसे किंग ऑफ केमिकल, सोडियम क्लोराइड NaCl है वो कॉमन साल्ट है, कॉस्टिक सोडा जो क्वीन ऑफ केमिकल कहते हैं सम कॉन्टेक्स्ट में उसको, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 12 है हमारे पास। वो पूछता है कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस टाइप की बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होती है, ओके। अब हम देखें ना सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, उसमें एक अल्फ़ा हेलिक्स होता है, ठीक है, और एक उसमें बीटा प्लेटेड शीट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड जो वो उन दोनों के दरमियान बैक बोन का काम कर रहा होता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड यहाँ पे क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसमें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। वेंडर वॉल्स देखें तो इसमें भी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। कोवलेंट में देखें तो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, लाइक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। सो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लाइक H बॉन्ड बिटवीन होता है फोर्थ अमाइनो एसिड के, हर फोर्थ अमाइनो एसिड के, और इस तरह बीटा प्लेटेड शीट में H बॉन्ड बिटवीन होता है एडजेसेंट स्ट्रैंड्स के। तो इस हिसाब से हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है वो करेक्ट है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब पूछता है कि SO2 प्राइमरली किसको इफेक्ट करता है,
ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। जो SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक एयर पोल्यूटेंट है जो कि डैमेज करता है सेल मेम्ब्रेन को, लाइक तमाम जो मेम्ब्रेन सिस्टम की सेल है ना उसको ये डैमेज कर देता है। तो न्यूक्लियस देखें, ये तो लेस डायरेक्टली होता है, इसका इफेक्ट जो डायरेक्टली नहीं होता, बहुत ही कम होता है। प्लाज्मोडेस्माटा देखें तो ये भी प्राइमरीली उस पर लाइक कोई इसका इफेक्ट नहीं होता, और सेल वॉल पे भी डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर रहा होता। सो जो सब मेम्ब्रेन पे करता है वो SO2 होता है। अब इसका रीज़न क्या है कि क्यों करता है? SO2 है ना वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है ताकि सल्फ्यूरस एसिड जो है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO3, इसको बनाए, ठीक है। द एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फोस्फोबाइलिपिड लेयर जो है और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो आ जाती है, लाइक एसिडिक इन्वायरमेंट आ जाता है, और फिर ये अफेक्ट करता है क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ER को, गोल्गी, लाइक ऑल मेम्ब्रेन्स को ये अफेक्ट कर रहा होता है। सो लाइक इसको मेम्ब्रेन बस्टर भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन्स को तबाह करने वाला। ओके अच्छा, इसके साथ हम ये भी देख लेते हैं कि अफेक्ट क्या होता है। क्लोराइसिस में येलो हो जाते हैं लीव्स, और फोटोसिंथेसिस में ये डैमेज कर देता है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन को, और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और ये एनिमल्स में रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी कॉज करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 14 है हमारे पास। वो कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कब हमारे पास बन रहा होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं दो एटम्स के दरमियान, लाइक, और वो जो कंडीशन होती है दोनों जो एटम्स है ना वो नॉन मेटल होने चाहिए, ठीक है, उस वक्त हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आता है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो इसमें तो आयनिक बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो आयनिक जो आयंस अटैच होते हैं, चार्ली ऑप्शन देखें उसमें तो आयनिक बॉन्ड बनता है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। इस तरह डेल्टा में देखें तो उसमें तो आयनिक बॉन्ड होता है, जनरली आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, मैंने बताया दो एटम्स के दरमियान, दोनों नॉन मेटल होते हैं, तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आता है, ठीक है। लाइक हम इसको ऐसे भी हो सकते हैं कि कोवलेंट CO+, वैलेंट, लाइक शेयर करना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 15 है। फर्टिलाइजर्स किसके लिए असेंशियल एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं? लेट वी सी। फर्टिलाइजर्स आपको पता है क्या होता है, सोइल में एक असेंशियल एलिमेंट होता है जो प्रोवाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। लाइक इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एनिमल फीड देखें वो तो एनिमल ग्रोथ के लिए होते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए तो बैक्टीरिया मीडिया होता है, और फंगल के लिए तो फंगल मीडिया होता है। सो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा, विच इज़ प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 16 पे। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है वो पूछता है यहाँ पे। एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली होते क्या हैं, लाइक हमारे पास होता है बेंजीन रिंग, ठीक है, C6H6 विद डीकोलोराइज इलेक्ट्रॉन हो तो वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले है बेंजीन, एरोमेटिक है, मैंने अभी बताया। हेक्सेन देखें तो वो एलिपैथिक है, लाइक वो तो एल्केन है। और साइक्लोहेक्सेन देखें C6H12 तो वो भी एलिपैथिक है, साइक्लो एल्केन है। और जो एथेन है C2H6 वो एलिपैथिक है, लाइक वो भी एल्केन है। सो बेंजीन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसके पास हमारे पास 6 जो हैं वो कार्बन एटम्स होते हैं रिंग के अंदर, ठीक है। और इसके पास अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड भी होते हैं जिसको कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं, और डीकोलोराइज इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो कि स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा। नेक्स्ट मूव करते हैं, 17 MCQs है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, बॉडी क्या कर रही होती है इस कंडीशन में? ओके, सो हम चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, वो कह रहा है कंडीशन उसने दे दी है। सो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, मतलब इसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। सो कांस्टेंट वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के, ठीक है। और ज़ीरो एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट है टाइम में मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। सो तमाम स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि ज़ीरो एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है इसमें सेम स्पीड और होती है इस कंडीशन में। ओके, सो हम चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, वो कह रहा है कंडीशन उसने दे दी है। सो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, मतलब इसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। सो कांस्टेंट वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के, ठीक है। और ज़ीरो एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट है टाइम में मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। सो तमाम स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि ज़ीरो एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है इसमें सेम स्पीड और डायरेक्शन भी सेम है, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स का मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन है यहाँ पे। सो पैरेलल टू टाइम एक्सिस
यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है और मतलब ज़ीरो एक्सेलरेशन है। सो इस में हमारे पास जो ग्राफ का केस बनेगा वो किस तरह होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। सो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ दीज जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है, लाइक डेल्टा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 18 पे। वो पूछता है कि स्टेशनरी लिफ्ट में वेट जो है वो 980 न्यूटन है, लिफ्ट अप विद 4.9 ms सेकेंड, ठीक है, एक्सेलरेशन, और न्यू वेट हमने उसमें से बताना है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, जब लिफ्ट मूविंग करती है ना अपवर्ड एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका जो अपेरेंट वेट होता है वो हमारे पास होता है mg प्लस ए, ठीक है। गिवन वेट हमें उसने दिया हुआ 980, और जो g है वो हमारे पास जो ग्रेविटी 9.8 होती है, ठीक है, और जो m हमारे पास है, तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, लाइक 980 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9.8 पे, तो हमारे पास 100 जो है kg जो है वो वेट आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन 4.9 है, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था कि m हमारे पास था g प्लस ए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे m हमने अभी निकाला विच इज़ 100, 9.8 प्लस हमारे पास आ जाएगा 4.9। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा 4 × 14.7 विच इज़ 1470 न्यूटन। सो यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। लाइक ये भी क्यों है 147 न्यूटन करेक्ट, क्योंकि जब लिफ्ट अप होती है तो मैन जो है, लाइक कोई भी ह्यूमन है, वो हैवियर फील कर रहा होता है। सो एक्सेलरेशन ऐड होती है ग्रेविटी के अंदर, मतलब g प्लस ए जो है वो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। तो अप के लिए g प्लस ए होता है और डाउन के लिए g माइनस ए होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 19 पे। 19 में वो कहता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, तो आप सबको पता है जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कहते हैं। लाइक इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल P ओवर डेल T विच इज़ इक्वल टू फोर्स चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास MCQ नंबर 21 है। वो कहता है कि एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर कौन सी फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। अच्छा, फ्री फॉल है मतलब ग्रेविटी एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसमें कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। सो जो ग्रेविटी है वो लाइक वेट जो है उसका mg होगा, तो उसमें ग्रेविटी की फोर्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। नॉर्मल फोर्स भी नहीं होगी क्योंकि सरफेस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, टेंशन भी नहीं होगी क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास चार्ली विच इज़ ग्रेविटी। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 21 है। टू बॉडीज सेम स्पीड, एंगल जो है वो थीटा एंड 90 माइनस थीटा, मैक्सिमम हाइट रेशो वो पूछना चाह रहा है। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट जो वो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होती है हाइट जो है स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा एंगल के लिए, ठीक है। सो अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देखें तो tan स्क्वायर थीटा रेशो 1 बनता है। लाइक रेंज जो वो सेम होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, लाइक थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो tan स्क्वायर थीटा आएगी। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डेल्टा। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 22 पे। ग्रामेट्रिकली जो वो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है, तो वो हमारे पास है बीटा। लाइक जूनियर टू द मैन हु इज़ प्रोमोटेड इज़ जूनियर टू मी। जूनियर टू यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट आ रही है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो वहाँ में जूनियर देन वो रोंग है क्योंकि उसमें टू यूज़ होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा, ठीक है। चार्ली में देखें तो जूनियर देन ये भी रोंग है, और डेल्टा में जूनियर फ्रॉम ये भी रोंग है। तो जो जूनियर टू बीटा ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जूनियर जो एक एडजेक्टिव है तो वो फॉलो करेगा किसको, टू को, देन को या फ्रॉम को फॉलो नहीं करेगा। एडजेक्टिव किसको फॉलो करेगा, टू को। तो इस हिसाब से बीटा ऑप्शन जो वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ही बेग्ड लीव ऑफ द किंग ऑन द डैश दैट ही हैड टू अटेंड हिज इल वाइफ। ओके, इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है
वो है हमारे पास डेल्टा। अब वो क्यों है प्रीटेक्स्ट? क्योंकि वो फॉल्स रीज़न के लिए, एक्सक्यूज़ के लिए गिवन टू हाइड द रियल रीज़न दिया जाता है ताकि रियल रीज़न को हम हाइड कर सकें। सो अगर ऑफर सबसे पहले देखें वो तो प्रपोजल बता रहा है, सजेशन बता रहा है। एक्सक्यूज़ देखें वो तो रीज़न होता है किसी भी मिस्टेक का, और जो पैर्डन है वो फॉरगिवनेस के लिए यूज़ होता है। सो प्रीटेक्स्ट क्यों? क्योंकि पर्सन जो वो दे रहा है एक फॉल रीज़न कि उसकी जो वाइफ है वो बीमार है, इसलिए उसको जाना है, ठीक है। सो ही यूज इट एज एन एक्सक्यूज टू हाइड हिज रियल रीज़न। सो प्री टेक्स्ट जो वो प्रिटेंड करता है रीज़न को। सो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 24 है हमारे पास। ही हैज़ गॉट एन एक्सपीरियंस इन ड्राइंग मैप्स एंड चार्ट, सो ही इज़ एन एक्सपर्ट। सो इसको हम देखते हैं क्या है। कार्टोग्राफर, लाइक वो एक्सपर्ट जो मैप्स और चार्ट्स बनाता है। तो सबसे पहले हमारे पास मैप्स एंड चार्ट मेकिंग आ गया। फोटोग्राफर जो फोटोज़ बनाता है। कैलियोग्राफर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग बनाता है। और कैलियोग्राफर डांस सीक्वेंस बताता है। तो कार्टोग्राफर क्यों है? क्योंकि वो सेंटेंस बोल रहा है कि ड्राइंग मैप्स एंड चार्ट्स, तो डायरेक्टली हमें वो लेके जा रहा है, लाइक हम रिलेट करें कि वो कार्टोग्राफर जो वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, लाइक मैप मेकर। सो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स डेली जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ साथ स्क्रीन पर आपके साथ व्हाट्सअप नंबर जो है शेयर हो रहा है, ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट करके हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी आपके सेंटर के हिसाब से। इसी के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के एफएनएस कैंप्स के तमाम टेस्ट मौजूद हैं। और आप हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और इस तरह आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं। ओके।